गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रविंद्र कुमार सोनी आज आपके लिए लाया हूँ नया वीडियो बायो के आपके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रीदिंग होती क्या है। जो जिस प्रोसेस से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। भाई अब तक हमें क्या सिखाया गया है कि रेस्पिरेशन के नाम से सिर्फ हम ब्रीदिंग को याद कर लेते थे, पर एक्चुअल में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ब्रीदिंग में हम सिर्फ सांस लेना और छोड़ना कर रहे हैं, ठीक है, और जबकि रेस्पिरेशन में हम जो फूड हमने खाया है उसे बर्न कर रहे हैं। बर्न करने के साथ साथ उससे जो एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं और उससे यूज़ कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स। ये जो प्रोसेस है सारी की सारी हमारे लंग्स में होती है। लंग्स जो है हमारे किससे कनेक्टेड होते हैं बेटा, नॉस्ट्रल्स से। अपने नोज़ के अंदर जो 2 होल्स बने हुए होते हैं बेटा उन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। अब ये नॉस्ट्रल्स जो है पीछे एक नेज़ल पैसेज या नेज़ल कैविटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो नेज़ल कैविटी है वो आपकी किससे जुड़ी हुई है, विंड पाइप से, ठीक है, जिसे ट्रैका के नाम से भी जानते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो सबसे पहले ये हमारे कहाँ से एंटर होती है, नॉस्ट्रल्स से, नाक के होल्स से, ठीक है, फिर नेज़ल पैसेज से पास होती है और विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप के थ्रू ट्रैवल करते हुए कहाँ तक पहुँचती है, लंग्स तक पहुँचती है। आगे देखिए हम बात करें तो हमारे लंग्स जो हैं बेसिकली एक एयर टाइट स्पेस में टंगे हुए हैं, हैंग्ड हैं, जिस और उस एयर टाइट स्पेस को हम बेसिकली कहते क्या हैं, चेस्ट कैविटी, ठीक है। चेस्ट कैविटी के बेटा बोथ साइड्स जो है आपकी ये क्या लंग्स हैं ये रुके हुए हैं, ठीक है, और एक रिब केज के थ्रू और एक शीट ऑफ मसल्स के थ्रू ये कवर्ड है, ठीक है। जो शीट ऑफ मसल है उसे तो कहते हैं हम प्लूरा, ठीक है, जिससे आपके लंग्स कवर्ड होते हैं। अब चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से एक स्पेसिफिक शीट ऑफ मसल सेपरेट करती है जिसे डायफ्राम के नाम से भी जानते हैं, और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ रिब्स का एक पूरा का पूरा नेट बना हुआ है जिसे रिब केज के नाम से जानते हैं, ठीक है। चेस्ट कैविटी के बॉटम पे बेटा सबसे नीचे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक कर्व शीट ऑफ मसल है जिसे क्या कह रहे हैं, हम डायफ्राम कह रहे हैं। अब बेटा ये जो डायफ्राम होता है ये बेसिकली आपके चेस्ट कैविटी का फ्लोर है, ठीक है। ब्रीदिंग जो है बेसिकली उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं रिब केज के और डायफ्राम के, वो क्या होते हैं उसके बारे में हम अब स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले आता है ब्रीदिंग इन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब क्या होता है, व्हेन वी ब्रीद इन और इनहेल देन 2 थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो दो चीज़ें एक साथ होती है। क्या, सबसे पहली, द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जैसे ही आप बेटा फील भी कर सकते हैं, जैसे ही आप सांस अंदर की तरफ खींचे, ब्रीथ इन करें, तो आप अपने एक बार रिब केज के ऊपर हाथ रखें, दोनों हाथ अपनी रिब केज पे रखें और फील करें। आपको पता लगेगा कि आपके जो लंग्स हैं वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डायफ्राम को तो हम टच कर नहीं सकते तो उसका तो हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, पर रिबकेज का तो हमें कंफर्म है कि वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो व्हेन वी इनहेल द मसल्स बिटवीन द रिब्स causing the rib cage to move upward and outward and diaphragm contracts and move downward,
ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है बेटा टू इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड मेक इट लार्जर, कि ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट कैविटी में स्पेस बने और हम जितनी ज़्यादा गैस ले सकते हैं एक बार में उतनी ले, ठीक है। जैसे ही ये बेटा आपकी चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी तो आपके एयर जो है इसमें सक कर ली जाएगी, ठीक है। कहाँ पे? बाहर से लंग्स में, और लंग्स जो है आपके एयर से फिल्ड हो जाएंगे और एक्सपेंड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा ब्रीद आउट का। ये तो हो गया ब्रीद इन के बारे में। अब ब्रीद आउट के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन वी ब्रीद आउट और एक्सहेल, या तो ब्रीद आउट कहिए या एक्सहेल कहिए, अगर इसी में भी बेटा टू थिंग्स सेम हैपन होती है, जैसे पहले वाली में हुई थी, सेम टू थिंग्स इसमें भी हैपन होती है। क्या क्या? द मसल्स बिटवीन द रिब्स रिलैक्स causing the rib cage to move downward and inward, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या होगा, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं वो मसल्स क्या करेगी, रिब केज को अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट कराएगी। इनहेल में क्या हो रहा था बेटा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, इसमें होगा डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, जस्ट उल्टा। एंड डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड, इसमें बेटा डायफ्राम जो है आपका रिलैक्स होगा, अब रिलैक्स होके ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम बोथ डिक्रीज द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड मेक इट स्मॉलर। ये जो मूवमेंट हो रहा है बेटा उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी चेस्ट कैविटी जो है वो स्मॉल हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, ताकि मैक्सिमम जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी या जो वेस्ट गैसेस थी वो सारी की सारी बाहर निकल जाए, बहुत कम अमाउंट उनका अंदर रहे या अंदर कुछ ना रहे, ठीक है। एज द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम दी लंग्स, लंग्स से जो है पूरी की पूरी एयर है वो बाहर की तरफ निकाली जाती है, ठीक है। अगला है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे होती है, उसके बारे में अब हम डीप में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको थ्योरी से समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझा दूंगा। तो देखिए बेटा, द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, हमारा नाक, नेजल पैसेज जो पीछे की तरफ, नाक के जस्ट पीछे की तरफ होता है, ठीक है, जिसे नेजल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ट्रैका, विंड पाइप, उसके बाद में आता है ब्रॉन्ची, ये क्या होता है आगे दिखाए जाएंगे आपको, लंग्स एंड डायफ्राम, इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अब बेटा ब्रॉन्ची के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एल्वोली, जो बहुत काम की है, जिसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे, मैं इसमें लिखना भूल गया था पर मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जो आपका बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपके नोज़ से स्टार्ट होता है। जो नोज़ में हमारे 2 होल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। इन नॉस्ट्रल्स को आगे जाके बेटा ये नॉस्ट्रल्स जो है सिंगल पैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो पैसेज होता है नॉस्ट्रल्स का, जहाँ पे नॉस्ट्रल्स कंबाइन हो रहे हैं और पूरा का पूरा पैसेज है, इस पैसेज को नेजल पैसेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो एयर है रेस्पिरेशन के लिए वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू ली जाती है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, जो कहाँ प्रेजेंट है हमारे नोज़ में। ये एयर जो है आपकी नेजल पैसेज से होते हुए कहाँ तक जाती है, आपके ट्रैका तक, विंड पाइप तक, पर उससे पहले क्या होता है वो भी देखिए। द नेजल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ कैविटी और बकल कैविटी। अब ये तो कौन सी कैविटी थी आपकी, नेजल पैसेज या नेजल कैविटी, ठीक है, पर अब कौन सी आ रही है, बकल कैविटी, जिसमें आपका माउथ वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो आपका नेजल पैसेज है बेटा वो माउथ कैविटी से सेपरेट होता है बाय अ हार्ड बोनी प्लेट। एक हार्ड बोनी प्लेट होती है बेटा जिसे आप तलुए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है,
जी अपनी टंग को ज़रा ऊपर की तरफ टच करके देखो मुंह में, एक बोनी प्लेट है। तो बेटा इसी बोनी प्लेट को हम क्या कहते हैं, तलुआ या बोनी प्लेट। ठीक है। उसके बाद में देखिए बेटा इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि अगर ये नहीं होती तो एक तो हम अच्छे से बोल नहीं पाते कुछ वर्ड्स। ठीक है। दूसरा अगर हम खाना खाते तो बेटा खाना खाते टाइम हम इनहेल एंड एक्सेल नहीं कर पाते। इन जनरल हम कर लेते हैं क्योंकि ये बोनी प्लेट है। अगर ये बोनी प्लेट नहीं होती तो हम जो भी खाना खाते पॉसिबल था हमारे नाक से बाहर आ सकता था। ठीक है। तो इसके होने से हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला। और उसके बाद में बात आती है बेटा हमारे नेजल पैसेज इज लाइंड विद फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। बहुत ही छोटे छोटे हमारे नेजल पैसेज के अंदर हेयर्स होते हैं। ठीक है। नाक में बाल होते हैं बेटा। इसके अलावा म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है बेटा, एक ग्रीन गमी सब्सटेंस होता है जो क्या करता है आपके डस्ट पार्टिकल्स को चिपका लेता है। ठीक है। तो म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इनसाइड द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वहाँ से म्यूकस का सीक्रेशन होता है। When air passes through the nasal passage, the dust particle and other impurities present in it are trapped by nasal hairs. ठीक है। अब वो क्या रहा है, जैसे एयर इससे पास होगी, अब एयर के साथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, अदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, वो आपके नेजल हेयर्स या म्यूकस के अंदर जम जाएगी, फिक्स हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, जिससे क्या हो क्लीन एयर ही हमारे लंग्स तक जा सके। अब बात करते हैं बेटा द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरेनेक्स। ठीक है बेटा। आपके थ्रोट और माउथ के बीच में जो पोर्शन होता है विंड पाइप का, उसे हम कहते हैं थ्रोट का पोर्शन बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप। आपके थ्रोट का वो पोर्शन जो माउथ और विंड पाइप के बीच में होता है उसे हम फेरेनेक्स कहते हैं। अब नेजल पैसेज से एयर सबसे पहले फेरेनेक्स में एंटर होगी और उसके बाद में विंड पाइप में या ट्रैका में जाएगी। ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा ट्रैका जो है एक ऐसी ट्यूब है जिसे कॉमनली विंड पाइप के नाम से जानते हैं। नॉस्ट्रिल्स से जो एयर आ रही है वो सबसे पहले किसके थ्रू पास होगी, ट्रैका से पास होगी। अब ट्रैका बेटा दिमाग में आता है कि ट्रैका तो ऐसी चीज़ है, पाइप है, पाइप में जब क्या होता है एयर नहीं होती है तो वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है। पर ये तो कभी कोलैप्स हुआ ही नहीं। तो ट्रैका बेटा कभी भी कोलैप्स नहीं होता जब इसके अंदर एयर नहीं होती, तब भी क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको सॉफ्ट बोन्स जो है रिंग में वो सपोर्ट करती हैं। रिंग शेप की सॉफ्ट बोन्स होती हैं, वो इसे सपोर्ट करती हैं और इन सॉफ्ट बोन्स को कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द अपर एंड ऑफ ट्रैका हैज़ अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लेरेनेक्स। जो ट्रैका है उसका अपर एंड है, ऊपर वाला सिरा है, वो जो है बेटा आपका लेरेनेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। टॉप फ्लोर वाला वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकलती है। ठीक है। द ट्रैका रन्स डाउन द नेक डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंची। ठीक है बेटा। ट्रैका जो है आपका लंग्स तक जाते जाते टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अब टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इन टू ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंचीज कहते हैं। अब बेटा जो लोअर एंड से आपके वो टू ब्रोंचीज के वो आपके टू लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और लंग्स जो हैं बेसिकली आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में। ठीक है। और थोरेसिस कैविटी के नाम से भी उसे जाना जाता है। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड डायफ्राम। बेटा आपके जो चेस्ट कैविटी है वो आपके मस्कुलर पार्टीशन से क्या है, सेपरेटेड है आपकी एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल कैविटी वो है जहाँ आपका स्टोमक है, आपके लीवर है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनसे जिस शीट से सेपरेटेड है उस शीट को हम डायफ्राम कहते हैं। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब बेटा देखिए ह्यूमंस में ऐसा क्या खास होता है, ये तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्या था कंस्ट्रक्शन। अब इसी के साथ साथ आगे देखिए बेटा लंग्स जो हैं
टू थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है। इन टू थिन मेम्ब्रेन्स को प्लूरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। द लंग्स आर एनक्लोज्ड इन अ रिब केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। जो लंग्स हैं आपके वो बेसिकली एक रिब केज में आपके पैक्ड होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। जो क्या करते हैं आपके किससे बने हुए होते हैं, बोन्स से बने हुए होते हैं, जिन्हें रिब्स के नाम से भी जाना जाता है। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। हर ब्रोंकस जो है बेटा आपका वो छोटी छोटी सी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इन छोटी छोटी सी ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंचियोल्स, ठीक है। The smallest bronchioles have tiny air sacs at their ends। जो ये ब्रोंचियोल्स होती है बेटा, ये सबसे छोटी वाली जो होती है, उनके एंड के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे से एयर के पाउचेस बने हुए होते हैं, एयर सैक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, उनके एंड्स पे। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर या एयर सैक्स जो होते हैं उनके एंड्स पे, वो कहलाते हैं एल्वियोलीज। क्या कहते हैं बेटा, एल्वियोली। जो एल्वियोलीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ही थिन होती है और वो सारी की सारी सराउंडेड होती हैं आपके छोटी छोटी बहुत ही पतली पतली ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है। यहाँ से ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी वो भी बताते हैं। इन द एल्वियोली दैट ऑक्सीजन इज टेक्स इनटू बॉडी, ठीक है। हम जो भी बेटा आपकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, एल्वियोली उन्हें डिफ्यूज़ कर देती है किसमें, ब्लड में, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से लेके और एल्वियोली ही है जो बाहर निकलवाती है। The human lungs have been designed to maximize the exchange of gases as follows। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो नीचे दिए हुए तरीके से होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वोली इन द लंग्स। लंग्स में बहुत सारी एल्वोलीज होती है बेटा। द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वोली इन द लंग प्रोवाइड अ वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे बेटा जो मिलियंस ऑफ एल्वोलीज हैं उसकी वजह से लंग्स के अंदर बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बेटा इस लार्ज सरफेस एरिया की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें इजीली बहुत सारी ऑक्सीजन और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है बेटा। अगर सारी की सारी एल्वियोलीज को कंबाइन कर दिया जाए तो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया बनता है जो कि एक टेनिस कोर्ट के एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, आप अपने चेस्ट में एक पूरा टेनिस कोर्ट लेके चल रहे हैं ठीक है, इट इज़ जस्ट अ जोक, डोंट बी सीरियस, ठीक है। द डायफ्राम इज अ शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग आउट, ठीक है बेटा, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। द मसल्स ऑफ चेस्ट ऑल्सो हेल्प इन ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट। उसके बाद में बात आती है बेटा अब होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ गाइस देखिए, अब हम इसमें यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। द alveoles are surrounded by very thin blood vessels called capillaries carrying blood in them। अब देखिए बेटा, ब्लड कैरी कर रही हैं तो यहाँ से क्या होगा, एयर जो है आपकी वो डिफ्यूज़ होगी एल्वोली वॉल से ब्लड में, ठीक है। तो एल्वोली वॉल से जब ब्लड में वो डिफ्यूज़ हो जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करवाई जाएगी, ठीक है। द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, फिर भी मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ कि हीमोग्लोबिन इज़ द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स। हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। उनमें जो रेड ब्लड सेल होती है, तो रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम भी हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है।
तो अब देखिए होता क्या है, जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आपके सेल में डिफ्यूज़ रेड ब्लड सेल्स में डिफ्यूज़ हो गई। अब यहाँ से क्या है वो पूरे बॉडी में लेके जा रहा है, पूरी बॉडी में ले जाके क्या हो रहा है बेटा, टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी से वो पास आउट होते हैं। तो जहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से हम उसे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जहाँ जैसे ज़रूरत है वैसे उसे हम बर्न करेंगे। भाई फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए बर्न करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड तो है, डाइजेस्टेड फूड को बर्न करेंगे, उसका रेस्पिरेशन करेंगे और उससे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। अब इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। अब वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई तो क्या होगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन दी सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यू ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन आपके ब्लड में डिफ्यूज़ होती है। हाँ, ऑक्सीजन को तो लेके आए और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएंगे। तो बेटा पूरी बॉडी में ये जो लेके आने का काम करता है, ये ब्लड जहाँ से आता है, ये ब्लड आता है पहले आपके कहाँ पे, हार्ट में, ठीक है। अब जो वेन्स जो कैपिलरीज से कैरी करती हैं उन्हें आर्टरीज के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसी वेसल्स या ऐसी ट्यूब्स जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं उन्हें हम आर्टरी के नाम से जानते हैं। और ऐसी ट्यूब्स जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है उसे कैरी करती हैं, तो उनको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है तो उसको कौन लेके आएंगे बेटा, उसे वेन्स लेके आती हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे आपके बॉडी में चारों तरफ सर्कुलेट करवाती हैं आर्टरीज विद द हेल्प ऑफ हार्ट, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड है उसे पूरी बॉडी से लेके आती है कहाँ तक, लंग्स तक। कौन लेके आ रही है, वेन्स, ठीक है। इसके बारे में और डीपली हम स्टडी करेंगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि जो एल्वोली थी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न, ब्लड जो है उसमें डिफ्यूज़ हुई कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ तक लेके आएगा, वो इसे लेके आएगा हमारे कहाँ तक, एल्वोलीज तक, ठीक है। लंग्स में जो एल्वोलीज होती है वहाँ तक लेके आएगा। और जब हम ब्रीद आउट करेंगे एयर को तो डायफ्राम मसल जो अटैच्ड है रिब्स से वो रिलैक्स हो जाएगी, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, छोटी होगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके एल्वोलीज से और लंग्स में ट्रैका, नॉस्ट्रल्स और फिर उससे बाहर निकल जाएगी। और इस तरीके से गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन, जब भी हम एयर को अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं तो लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट जो है आपके एयर का रह ही जाता है, ठीक है। और कुछ अमाउंट जो रह जाता है वो रहता है ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ होने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो नोट करने के लिए है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है। सो ये जो है हमारे डिज़ोल्व फॉर्म में ब्लड में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होती है। आगे बात करें बेटा तो देखिए डायग्राम से मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये आपका नेज़ल पैसेज बेटा, जिसे हम कह रहे थे कि नॉस्ट्रल्स के पीछे का स्पेस होता है। ये आपके नेज़ल पैसेज के बाद यहाँ पे देख रहे हो ये बोनी प्लेट आ गई, बोनी प्लेट के बाद माउथ आ गया। अब यहाँ पे देखो ये ट्यूब है छोटी सी, इस ट्यूब को हम कहते हैं फेरेनेक्स, ठीक है। फेरेनेक्स क्या था, हमारे ट्रैका और माउथ के बीच का थ्रोट का वो पोर्शन जहाँ से एयर ट्रेवल करती है। ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स और लेरेनेक्स। यहाँ से आपका विंड पाइप या ट्रैका स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखो छोटे छोटे से ट्यूब्स बनी, वो रिंग्स बनी हुई है। इन रिंग्स को सॉफ्ट बोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉरी। अब बात आ रही है बेटा देखो प्लूरा की। अब प्लूरा क्या होती है, प्लूरा आपकी होती है बेसिकली
जो लंग्स के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन बनी हुई होती है उसे प्लूरा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, जो आपका ये ट्रैका है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इधर एक इधर। इन्हें हमने क्या कहा था, ब्रोंकस, याद आया? ठीक है। अब ब्रोंकस जो है वो फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो गए जिन्हें हमने कहा ब्रोंचियोल्स, और छोटी वाली ब्रोंचियोल्स के एंड पे जो एयर पाउचेस प्रेजेंट थे उन्हें हमने कहा एल्वोली। ठीक है। और ये नीचे देखो डायफ्राम शीट दिख गई सबको? ठीक है बेटा। अब देखिए इसी डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करें अगर आपको, तो देखिए जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं, तो इस डायफ्राम का मूवमेंट होता है डाउनवर्ड। रिब केज इसमें दिखाया गया नहीं है, कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए, और रिब केज का होता है आउटवर्ड। ठीक है। और अपवर्ड, आउटवर्ड और अपवर्ड होता है तो मैक्सिमम एयर स्पेस बन जाता है, तो आपके नेज़ल पैसेज से होते हुए एयर आपके विंड पाइप में ट्रैवल करते हुए कहाँ तक आती है, लंग्स तक आती है। ठीक है। ये तो हो गया आपका इनहेलेशन का। अब यहीं पे मैं एक्सहेलेशन की भी बात कर लूँ तो डायफ्राम का जो मूवमेंट होगा बेटा वो हो जाएगा अपवर्ड, और आपका लंग्स का इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है। ताकि यहाँ पे मिनिमम स्पेस प्रेजेंट हो। और यहाँ से आपके सबसे पहले एल्वोलीज, एल्वोली से ब्रोंचियोल, ब्रोंचियोल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैका, और ट्रैका से होते हुए आपके नोस्ट्रल्स से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा हमारे रेट ऑफ ब्रीदिंग की। तो देखिए रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो आपके बेसिकली ब्रेन से कंट्रोल्ड होती है। ब्रेन हमें बताता है कि हमें कितनी बार सांस लेनी है, कब कब लेनी है। ठीक है। तो जो एवरेज ब्रीदिंग रेट है एक अडल्ट पर्सन की वो है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। हर मिनट हम 15 से 18 बार सांस लेते हैं। ठीक है। जो ब्रीदिंग रेट है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ होने पे। ठीक है। और ये तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि रेस्पिरेशन के लिए और ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और जिसे कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की जो एवरेज रेट होती है आपके एक हेल्दी पर्सन में वो कितनी होती है, ये होती है बेटा 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। ब्लड का डेसीलीटर पोर्शन अगर मैं ले लूँ तो उसके अंदर 12 to 18 ग्राम एक डेसीलीटर में ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है किसी इंसान के ब्लड में, किसी पर्सन के ब्लड में, तो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी भी ब्लड की कम हो जाएगी। ठीक है। जिससे क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, सांस लेने में कठिनाई हो गई, या टायर्डनेस हो गई, एनर्जी कम, ये सब प्रॉब्लम्स उसके अंदर होगी। इसके अलावा हम पता कैसे करेंगे, तो जो पर्सन है वो हल्का हल्का पीला दिखने लगेगा, उसका वेट कम हो जाएगा। ये सब था बेटा हीमोग्लोबिन का रिलेशन। आगे आता है बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि क्या होती है, पॉइजनस होती है नेचर में, और इसका वैसे एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल के अंदर इसका नेचर देखा जाए तो ये कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कब है, ये तब बनती है जब किसी भी फ्यूल को इनसफिशिएंट सप्लाई और ऑफ एयर में बर्न किया जाए, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और फिर हम किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है। ऑक्सीजन हो या कुछ भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, पर इन सबसे ज़्यादा ये किससे अट्रैक्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कोई भी पर्सन इनहेल कर लेता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके किसके साथ बाइंड हो जाती है बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ में जो ब्लड में प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन को फिर ऑक्सीजन कैरी नहीं करने देती है ब्रेन तक और अदर पार्ट्स तक, जिससे क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन से पर्सन प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा हो जाता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है,
और ऑक्सीजन स्टारवेशन, ऑक्सीजन की कमी से वो मर भी सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। तो गाइस कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको पता लग जाए। थैंक यू सो मच गाइज़। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।